हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड आबकारी के लिए और एसआई के लिए हमारी जो जीएस की सीरीज़ है वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं और इसकी दूसरी क्लास है। आपने पहली क्लास देखी होगी। इसमें हम हर सब्जेक्ट के जो बेस्ट एमसीक्यू हो सकते हैं या ऐसे एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, है ना, उनको हम इसमें कवर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस जीएस सेक्शन को करते समय आपको लगता है कि किसी और सेक्शन के क्वेश्चन इसमें डाले जाएं या आपको कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा, है ना। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें 8 जो अनुसूचियां हैं वो मूल संविधान में थी और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, अगर वो भाषा से संबंधित है तो 8वीं अनुसूची में सबसे पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई। 8 में जो पहली भाषा जोड़ी गई वो जोड़ी गई सिंधी। ठीक है, इसी प्रकार से और कुछ भाषाएं जोड़ी गई, जैसे सिंधी के बाद नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई और उसके बाद एमएस डीबी नाम से भाषाएं जोड़ी गई। तो इस तरीके से टोटल जो भाषाएं हो गई वो हो गई 22। लेकिन उन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? गुजराती बिल्कुल है, कश्मीरी बिल्कुल है, डोगरी बिल्कुल है। जो भी बच्चा राजस्थानी कह रहा है वही सही जवाब है, क्योंकि राजस्थानी भाषा को भले आप वैसे पढ़ते होंगे लेकिन ये 8वीं अनुसूची में डायरेक्ट शामिल नहीं है और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कैसे। जी, अगला क्वेश्चन है ना पीडीएफ में, क्योंकि जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी बड़े बड़े दिखेंगे, तो हम पीडीएफ से कर रहे हैं। थोड़ी समस्या हो सकती है, आराम से आप देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, कहां पर? तो आप कहेंगे भाग 3 में ये बात की गई है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार की बात हो रही है भाग 3 में। कौन से मौलिक अधिकार? बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है बात करते हैं मौलिक अधिकार हैं। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 23 और 24 जो हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रोवाइड करते हैं। उसमें से जो आर्टिकल है आर्टिकल 24 वो बच्चों के विरुद्ध है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 17 का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? जबकि मैं आपको बताता चलूं कि स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो आपको 19 याद आएगा और 23 की तो मैं बात कर ही चुका हूं कि ये भी जो है देह व्यापार से, या आप इसको समझ सकते हैं कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित है आर्टिकल 23। और जो उद्योग है अगर उसमें बच्चों को लगाया जाता है, बाल मजदूरी कराई जाती है, बच्चों का शोषण किया जाता है, तो उससे संबंधित है आर्टिकल 24। आपको बताना है कि जो आर्टिकल है आर्टिकल 17 वो किस चीज से रिलेटेड है, आर्टिकल 17 में क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात हम करें तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन अभी वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, आपने ऊपर कर लिया है। इस क्वेश्चन को जरा देखो। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ठीक है, बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो फिर निषिद्ध किया गया कैसे? जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, या उपयुक्त सभी। मेरी बात ध्यान से समझना, आप ये 4 ऑप्शन पढ़ोगे, आपको आगे भी देखना है, क्योंकि देखो आगे जो मामला है वो कह रहा है कि भैया वो कह रहा है कि 4 ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से सभी। क्या ये सभी हैं? मतलब जोखिम भरे उद्योगों में जो बाल श्रम है उसको कैसे रोका गया है भारत के संविधान द्वारा? तो अभी आपने आर्टिकल 24 पढ़ा, बिल्कुल। 1996 में एक मामला है जो तमिलनाडु राज्य का है, तमिलनाडु वर्सेस, इसमें जो व्यक्ति थे उन व्यक्ति का नाम था MC मेहता। ठीक, एक केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भैया जो बाल श्रम है उसका निषेध किया जाएगा भारी उद्योगों में काम करने से। और यूएन का चार्टर, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक चार्टर लाया गया, अधिकार पत्र लाया गया, जिसमें बाल श्रम को निषिद्ध कहा गया है कि बाल श्रम नहीं करवा। तो ये तीनों ही चीज़ों में जो है बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जो यूके SSSC लेटेस्ट पैटर्न पे बना रहा है उस पैटर्न पर हमने ये रखे हैं। और
खुद से बना करके कि नई चीज़ों को जो चेंज किए जा सकते हैं, ऑप्शन में चेंज किए जा सकते हैं, उनको रखा है। तो आराम से पहले एमसीक्यू समझो। आपने अगर थोड़ा भी पढ़ रखा है, आबकारी का पेपर अब सर पर है और ऐसा ही कुछ समय में हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो। पढ़ने के लिए तो आप कोई भी बुक जो आप ले रहे हो वो लेकर के तैयारी कर ही रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है, तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ तो क्वेश्चन वो कर पा रहे होंगे या वो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस भी बहुत कर रहे होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही उनके मार्क्स कम होने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन पढ़ना एक कला है, बस उसी को अब आपको डेवलप करना है, वही आपको हम सिखाएंगे साथ साथ। अधोलिखित कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते? कौन सी चट्टान में जीव के अंश जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं ना, ह्यूमस इसको कहते हैं। तो देखो, आपने चट्टान टॉपिक पढ़ा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में भी ये रहता है चट्टान, जहां पर हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की, अवसादी की बात करते हैं, और इसके अलावा हम बात करते हैं कायांतरित चट्टानों की बात करते हैं। इन तीनों की, इग्नियस की बात करते हैं, मेटामॉर्फिक की और सेडिमेंट्री की बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो सबसे पहले बस यही सोच लो कि देखो, जीवाश्म नहीं पाए जाते आग्नेय में, इन दोनों में तो पाए जाते हैं। तो अगर आग्नेय में जीवाश्म नहीं पाए जाते तो बस आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सी चट्टान आग्नेय चट्टान होगी, बस इतना ढूंढ लो। कॉन्ग्लोमरेट अवसादी चट्टान है, शैल है, ठीक है, ग्रेनाइट है, बलवा पत्थर है, कौन सी आपको दिखेंगे? तो देखो, जो ग्रेनाइट है नहीं पाए जाते, ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते, ग्रेनाइट में ये नहीं पाए जाते। शैल एक अवसादी चट्टान है, एक अवसादी है, ये भी अवसादी है, और बलवा पत्थर भी क्या है? एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, अवसादी चट्टान और कुछ नहीं। अगर आप अवसाद को, अवसाद शब्द समझ लोगे, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद होता है, जल द्वारा या हिमनद द्वारा या वायु द्वारा लाया गया अवसाद होता है, तो वहीं से वो अवसाद शब्द बना है। ठीक है, और ये तीनों जो हैं वो अवसादी चट्टानें हैं, लेकिन इसमें ग्रेनाइट जो है वो एक आग्नेय चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अम्लीय मिट्टी है क्या, जलोढ़ है, रेगूर है, या क्षारीय मिट्टी है? तो जब इस तरह का क्वेश्चन आप देखते हो, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको आराम से पढ़ना है और देखना है कि क्या करा जा सकता है। इसमें बात किसकी हो रही है? चाय की हो रही है। देखो, जलोढ़ मृदा, जल द्वारा लाई गई मृदा, बांगर खादर में बढ़ती है, खूब एकदम फलदायी होती है, इसमें खाद्यान्न फसलें जैसे धान है, गेहूं है, खूब उगते हैं। रेगूर मृदा, काली मिट्टी, आप इसको जानते हो, तो काली मृदा किसके लिए होती है? आप कहोगे सर कपास के लिए, हमने पढ़ा है। तो क्षारीय और अम्लीय ही अब बचा, तो आपने बस बताना है कि अम्लीय या क्षारीय मृदा कौन सी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। चाय, आपको असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय पता है। प्यारे साथियों, अम्लीय जो मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी का मतलब यह है कि जिसका पीएच वैल्यू कितना हो, तो आप कहोगे 7 से कम होना चाहिए, यही अम्लीय मिट्टी होगी, और चाय बागानों में यही लगती है। ठीक है, चाय बागान वहीं बनते हैं जहां मिट्टी की जो पीएच वैल्यू हो 7 से कम हो, यानी कि वो अम्लीय हो। एक बात। दूसरी बात ये देखो, जहां पर भी चाय के बागान लगेंगे वहां पर जो पानी होना चाहिए, जो पानी की मात्रा होनी चाहिए, वो पानी भले उपलब्ध हो, लेकिन पानी ठहराव वाला नहीं होना चाहिए, मतलब धान के खेत की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि बहाव, ढाल युक्त जमीन पर लगाया जाता है, ताकि पानी अगर बारिश का पड़ भी रहा है तो वो लगातार मिले, लेकिन बहता चला जाए, ठहरे ना। तो चाय का जो चाय की फसल होती है वो काफी अच्छी होती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपको लगा होगा, उम्मीद है, और आपको इसको नोट कर लेना है। अब जो क्वेश्चन आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, और बड़े क्वेश्चन भी बड़े नहीं होते हैं, जो बड़ा दिखता है वही बेसिकली पता चलता है कि सबसे छोटी चीज थी, हम बस उसे बड़ा समझ रहे थे। इस क्वेश्चन को पढ़ो, और क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान आपको जो देना है वो देना है कीवर्ड्स पर। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक अश्व अक्षांश कहलाता है। प्यारे बच्चों, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप पेपर में भी हाईलाइट कर सकते हो, और ये समझने की जरूरत है कि आपको जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा मजबूत होंगे। आप पढ़ो कहीं से भी, कैसे भी, पर आप एमसीक्यू जरूर करो, और आप मेरे साथ एमसीक्यू करो। मैं कह रहा हूं एमसीक्यू से ऐसे कॉन्सेप्ट आपको याद दिलवाऊंगा, याद किए जाएंगे, जो पेपर में सीधा हूबहू आएंगे और आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। आपको पता है कि अगर पृथ्वी एक गोला है प्यारे बच्चों, इस तरीके से लेटी हुई जो लाइन
लाइन खींची गई है, लेटी हुई लैटिट्यूड जो खींचा गया है यही अक्षांश रेखाएं हैं, और इन अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के ऊपर खींची जाती हैं। ठीक, तो अब यहां से जो 30 और 35 डिग्री यानी कि 30 से 35 डिग्री क्या, कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक अश्व अक्षांश कहलाता है। अश्व अक्षांश कहलाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। तो इसको तो साथ साथ रट लो। 30 से 35 साल की बात हो रही है, 30 से 35 वर्ष की नहीं, 30 से 35 उत्तर और दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है, उनको क्या कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। पहला स्टेटमेंट क्या सही है, तो मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल सही है, इसको याद कर लो, एकदम रट्टा मार लो। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। दूसरे स्टेटमेंट पर जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि अश्व अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। क्या अश्व अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। ठीक है, अश्व अक्षांश जो है वो निम्न दाब कटिबंध है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगर आप इतना देख पा रहे हैं कि ये जो है निम्न दाब कटिबंध है, तो देखो ध्यान से समझना कि 30 से 35 डिग्री का जो मामला है, यहां पर जो इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा है, जब यहां पर से व्यापारी गुजरते थे, अटलांटिक वाले क्षेत्र के आसपास गुजरते थे, तो वो पाते थे कि यहां पर निम्न दाब नहीं बल्कि उच्च वायु दाब है, जिसकी वजह से उनके जहाजों को आगे जाने में समस्या होती थी। तो उन्होंने क्या करा कि वो अपने घोड़े जो थे इस अक्षांश के पास उतार देते थे, क्योंकि उच्च वायु दाब था, एयर प्रेशर जो था वो थोड़ा ज्यादा था वहां पर। तो ये एक हाई लैटिट्यूड बेल्ट है। ये कैसी बेल्ट है, तो ये एक हाई लैटिट्यूड बेल्ट है दोस्तों, हाई लैटिट्यूड पेटी है, ये हाई लैटिट्यूड कटिबंध है, ये निम्न दाब नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, तो क्या आप याद रखोगे कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसे आप रट्टा मार लेना दोस्तों। ठीक है, इसे आप रट्टा मार लेना, इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल पहला सही हो जाएगा। आगे आते हैं, देखो करंट के भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में करंट ना लग जाए। अब देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। आपको पता होगा कि ज्ञानपीठ की पुरस्कार की घोषणा हो गई है, ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा हो गई है, ये कह रहा हूं मैं, ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा हो गई है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर पूछ क्या रहा हूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और मैंने पूछा कि ये कितनी भाषाओं से, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अवार्ड दिए जाते हैं, जो नए नए चेंजेस होते हैं अभी आज देखेंगे आप। भाषा से 3 क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में वो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आजकल भाषाओं की बड़ी बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, हमें भी गढ़वाली और कुमाऊनी को आगे बढ़ाना है, ये भी आपको याद रखना है। साहित्य और अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो प्यारे साथियों 24 में दिया जाता है। 22 तो वो है जो हमें 8वीं अनुसूची में मिली है। राजस्थानी को ऐड कर दोगे प्यारे साथियों, और साथ में ऐड कर दोगे किसको, इंग्लिश को, तो 22, 23 और 24 हो गई। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। देखो ध्यान से समझना, कौन कह रहा है यहां पर, कृष्णदेव राय द्वारा। कृष्णदेव राय कौन है, तो भैया आपने एक एम्पायर पढ़ा है, विजयनगर एम्पायर। कौन सा एम्पायर पढ़ा है आपने, विजयनगर एम्पायर। 333 की ये बात, 336 की ये बात है, जब हरिहर और कौन और बुक्का नामक व्यक्ति आए थे जिन्होंने ये स्टैब्लिश किया था। संगम वंश से शुरुआत हुई और फिर कृष्णदेव राय आए। कृष्णदेव राय जो थे सुलू वंश से थे, तो ये या तुलु वंश से थे। ठीक है, तुलु वंश से ये आते थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। इन्होंने आंध्र कविता पितामह की उपाधि किसे दी थी, अलसानी पेडुना, भट्टू मूर्ति, तेनाली रामकृष्ण और पिंगाली सरसूत्रा। कृष्णदेव राय, विजयनगर एम्पायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमुक्त माल्याद इन्होंने किताब लिखी है, तो वो आपको ध्यान रखनी है, याद भी रखना है। यहां पर आंध्र कविता पितामह की उपाधि कृष्णदेव राय ने दी थी, अलसानी पेडुना। ठीक है ना, जैसा नाम है कि वो आंध्र कविता, वहां पर कविता करने वाले व्यक्ति थे, तो इसलिए नाम इनको और इनको ये उपाधि जो थी वो दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय। ठीक है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध साहित्य, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, बौद्ध साहित्य, बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं ताकि कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सको। ठीक है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बसाया गया था, ये आप सबको याद रहता है। बुलंद दरवाजा आपको यहां पर याद रहता है, बहुत फेमस है। बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया, मतलब वहां पर जो इमारत बनाई गई उसमें बौद्ध स्थापत्य कला को यूज किया गया, वहां का जो आर्किटेक्चर है वो बौद्ध स्थापत्य कला जैसा है। तो ये किसके मामले में, ये चारों के चारों इमारत आपको कहां मिलेंगे, फतेहपुर सीकरी में। तो सबसे पहले तो ये याद कर लो कि ये चारों की चारों ही कहां पर हैं, फतेहपुर सीकरी में है। इनमें से बौद्ध स्थापत्य वाला हाईलाइट करो, बौद्ध स्थापत्य कला का उदाहरण कौन सा है, तो सीधा दे मारोगे पंचमहल, बस इसे याद कर लो, कहीं और सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, पंचमहल, और ये है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा
फतेहपुर सीकरी। तुर्की सुल्ताना का महल, मरियम महल भी इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मरियम महल कहते हैं, मरियम महल कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर तुम्हें ऐसा लगे कि ज्यादा तेज बोल रहे हैं सर, तो वहां पर वीडियो को पॉज कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है। खूब बातचीत, मैंने कहा कि आज भाषा पे हो रही है, तो देखो भाषा ओरिएंटेड सवाल मिल रहा है एकदम। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? मातृभाषा की बात है, तुम और हम गढ़वाली और कुमाऊनी में बोलें, यही सच्चाई है। इसको बढ़ाना है, अगर हमें अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने कल्चर के लिए भी बारे में बात करनी होगी दोस्तों, है ना। मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है कौन सा आर्टिकल? ये बात कहाँ की हो रही है? ये बात हो रही है लोकसभा के मामले में। कहाँ पर हो रही है बात? ये बात हो रही है लोकसभा के मामले में, और लोकसभा का चुनाव हालिया दिनों में होने ही वाला है। तो बस आप इसे ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें। लोकसभा में किसी सदन को अध्यक्ष जो होगा, और लोकसभा में नहीं, माफ कीजिए, लोकसभा और राज्यसभा की ये बात हो रही है, दोनों जगह के ना, संसद की ये बात हो रही है। तो यहां पर कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो अध्यक्ष बोलेगा कि आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हो? देखो, वैसे तो हमें बात समझनी होगी कि एक अनुच्छेद है 348 आर्टिकल, ठीक है, जो ये कहता है 348 ये कहता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट की भाषा हो, हाई कोर्ट की भाषा हो, लेजिस्लेटिव असेंबली की भाषा हो या पार्लियामेंट की भाषा हो, जो वहां पर एक्ट, बिल, विधेयक, पंचायत, डिग्री आएगी, उसकी भाषा अंग्रेजी होगी दोस्तों। ठीक, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का, जितने भी बच्चे 122 आंसर दे रहे हैं गलत है, जितने भी बच्चे 110 दे रहे हैं गलत है। भैया ये तो धन विधेयक से है, अगर ये दोनों गलत हो गए तो ये दोनों भी गलत है। सही आंसर नोट कर लो 120। सही आंसर क्या याद कर लोगे? 120। ये बात कहां की हो रही है ध्यान से समझना, लोकसभा और राज्यसभा की। अरे भाग 5 में तो यही आर्टिकल आएगा, पहली बात ये। अब दूसरी बात ये, कुछ बच्चे बोलेंगे विधानसभा की, विधान परिषद भी बता करके जाओ, तो नोट कर लो 210। ठीक है, यहां पर कोई भी सदन का सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, इसके लिए उसे इजाजत लेनी पड़ेगी लोकसभा अध्यक्ष से, मतलब चेयरमैन से लेनी पड़ेगी, हाउस के चेयरमैन से लेनी पड़ेगी। अगर मामला लोकसभा राज्यसभा का हो तो 120, और विधानसभा विधान परिषद का हो तो 210। इतना याद रखोगे, आगे चलो। ठीक, बस लो, बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई यूके ट्रिपल एससी का। अब बड़े क्वेश्चन इसी प्रकार से तुम्हें दिखेंगे, उम्मीद है कि तुम्हें चौथा भी दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। ये करते हैं, देखो हाँ, यहाँ पर जो बात हो रही है इस क्वेश्चन को आराम से समझना, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेना। हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम प्रणाली की। आपको पता होगा 2-4 चीजों के बारे में इस बार खूब बात हो रही है। एक तो चुनाव आयोग के बारे में खूब बात हो रही है, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर के बात हो रही है। तो हम बोल रहे हैं कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, क्या विचार करेंगे भाई? कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बताना है। ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा है, तीसरा है और फिर चौथा है। तो मैं इस पर बारी बारी जाऊंगा। पहले कॉलेजियम प्रणाली के बारे में जरा समझो, तब तक आप वीडियो को पॉज करके क्या करो, ये 4 स्टेटमेंट पढ़ लो, ध्यान से सुनना, इसके बाद मेरी बात। ठीक, कॉलेजियम प्रणाली मेरे भाई 1981 में एक केस हुआ जिसे हम जानते हैं फर्स्ट जजेस केस के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एक केस हुआ 1993 में, जिसे आप जानेंगे सेकंड जजेस केस के नाम से। ठीक है, दूसरा, इसी में कॉलेजियम सिस्टम जो था, इसी में जो कॉलेजियम सिस्टम है वो निकल करके बाहर आया। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जजेस की नियुक्ति के बारे में संदर्भ है उसमें कॉलेजियम सिस्टम को ही फॉरवर्ड किया जाएगा। कॉलेजियम सिस्टम ही कुछ नाम रिकमेंड करेगा, राष्ट्रपति उसे चूज करेगा और उसमें से किसी एक व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रूप में अपॉइंटमेंट होगी। तो कॉलेजियम सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से ही आया और इसको नाम दिया गया सेकेंड जजेस केस 1993 में। आ रही है बात समझ में? तब जाके कॉलेजियम सिस्टम निकला था। इसके बाद 1998 में फोर्थ जजेस केस आया, जहां पर कॉलेजियम प्रणाली में कौन कौन होगा ये बात रखते हुए उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। और बस यही बात यहां पर से इसको बेसिक स्ट्रक्चर में भी ऐड किया गया कि कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है दोस्तों। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के, थोड़ी सी लाइन यहां पर गड़बड़ है, जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा सीजेआई करते हैं। ठीक है, लाइन को इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्य निकाय, 5 सदस्य इसमें होंगे, जिसकी भारत की अध्यक्षता, जो अध्यक्षता है वो मौजूदा सीजीआई करते हैं, भारत के सीजीआई करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कहना चाह रहा है। न्यायाधीश, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जज आ गए। पहला स्टेटमेंट सही है, याद कर लो। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं दोस्तों। अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, कह रहा है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। गलत हो जाएगा ना, मैंने बोला संसद का तो पार्टी नहीं है। कब आया कॉलेजियम सिस्टम? सेकंड जजेस केस में कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया 1993 में। देखो भारी क्वेश्चन है, कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके भाग जाएंगे, लेकिन जो टिकेगा वही तो जीतेगा, ये याद रखो। अगले क्वेश्चन पे आओ प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। बिल्कुल, चाहे वो मामला सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मामला हाई कोर्ट हो, उनकी नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो कॉलेजियम प्रणाली से ही होकर के गुजरता है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो नाम आया है पीएन भगवती, पीएन भगवती का जो जिक्र है वो पीआईएल से जुड़ा है, और 1993 का जो केस है वो सेकंड है, ना कि फर्स्ट है। तो आप कह सकते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो रहे हैं दोस्तों? 1 और 3। क्या 1 और 3 जैसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल 1 और 3 ऑप्शन है ये। तो मैंने एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। बड़े और महंगे क्वेश्चन है, सस्ते क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, टफ लग सकते हैं, दिल पे पत्थर रख करके इनको पढ़ो। एग्जाम ऐसा ही बन रहा है, और लेवल आप खुद देखो, आरओ की कट ऑफ 107 के आसपास गई है प्यारे बच्चों। तो आप खुद ही देख लो कि पेपर का लेवल क्या है, जबकि 2284 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है दोस्त, तो मेरे साथी ये है, और लगातार पढ़ते रहिए। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। ये क्वेश्चन और कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 0 डिग्री की अगर बात होगी, अगर 0 डिग्री की बात होगी मेरे साथी, तो यही अक्षांश रेखा की शुरुआत हो रही है। इसके बाद लगातार अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, और यहां पर हम पहुंचते हैं तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री यहां पर होता है। यहां पर जो डिग्री होती है वो 1 आएगी, यहां पर जो डिग्री होती है वो 1 आएगी। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा और नीचे वाला साउथ कहलाएगा, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये कहना चाह रहा है कि ऐसी जो रेखाएं खींची गई हैं वो टोटल कितनी रेखाएं हैं, ये वो कहना चाह रहा है। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका अक्षांश और देशांतर का होता है। यहां ध्यान से समझना, यहां पर जो रेखाएं हैं, होता यह है कि जब हम 1 से लेकर ऊपर 90 तक जाएंगे तो 90 अक्षांश तो ये हो गए, यहां से लेकर 1 से यहां तक आएंगे तो 90 अक्षांश ये हो गए। इस हिसाब से टोटल हो गए 180। प्यारे बच्चों, ये जो 0 डिग्री है ये भी तो अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है। तो एक और जोड़ोगे तो आप कहोगे 181, बट ना तो 181 ऑप्शन में है और ना 181 आंसर होता है। ध्यान से सुनना, जब हम पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी ऊपर से पिचकी हुई है। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही है, ये लाइन नहीं है। पूछा क्या है? पूछा गया है लाइन, लाइन, लाइन बताओ। तो लाइन कितनी है भैया? 2 तो कम ही कर दो पॉइंट। अगर 181 है और 2 कम कर दोगे तो प्यारे बच्चों क्या तुम बोल सकते हो कि 179 है? इतनी मैथ्स की क्लास तुम्हारी चल रही है, लगातार पढ़ो, लगातार करो, आगे बढ़ते रहो। पूरा कोर्स मैथ्स का तुम्हें यूट्यूब पर मिलेगा, अपने दोस्तों को बताओ, और जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। आ गई बात समझ में? तो भैया 179 हो रहा है आंसर, 179 हो रहा है आंसर, ये याद रखना। और अक्षांश रेखाएं पूछा है, अक्षांश पूछते तो 181 होता, अक्षांश पूछते 181 होता। कैसे होता वो आधा बता दिया, बाकी हम क्लास में बताएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक पूरी क्लास अक्षांश देशांतर की अलग से बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत दिल लगा करके हमने बनाया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 6 शास्त्रीय भाषाओं के अलावा 3 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की सिफारिश संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? ठीक, जब तक आप और हम बात कर रहे हैं तब तक 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 क्लासिकल भाषा है। जब तक मैं आपको ये बता रहा हूं ना, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लो। 6 लैंग्वेज है, 6 लैंग्वेज में कौन सी है? सबसे पहले लैंग्वेज 2004 में बनी तमिलनाडु, तमिल, ठीक है, तमिलनाडु नहीं तमिल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 2005 में आई संस्कृत, प्यारे बच्चों कौन सी आई? संस्कृत आई, ठीक है, कौन सी आई? संस्कृत आई। इसी तरीके से संस्कृत के बाद आप देखोगे कि कन्नड़ आपको मिलेगा, ठीक है, कन्नड़ आपको मिलेगा, आपको तेलुगु मिलेगी, आपको तेलुगु मिलेगी, आपको तमिल हो गई, संस्कृत हो गई, कन्नड़, तेलुगु हो गई, उड़िया हो गई, ठीक है, उड़िया हो गई, उड़ीसा की भाषा हो गई। 2, 4 और 5 और एक कोई रह गई, है ना, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई,
संस्कृत हो गई, उड़ीसी हो गई, और क्या बची, एक कोई बच रही है, अभी ध्यान नहीं आ रही है ना, तो एक देख लेंगे कौन सी है। अभी वर्तमान में कौन सी जोड़ी है, एस जयशंकर ने बात करी, उन्होंने कहा कि हम फारसी को भी जोड़ेंगे, पाली भी और प्राकृत भी, लेकिन मराठी इसमें शामिल नहीं है। मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ध्यान से थोड़ा सा समझना कि अगर इसको देखा जाए, अगर इसको देखा जाए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 6 शास्त्रीय भाषाओं के अलावा 3 अन्य भाषाएं जोड़ने की बात हो रही है। वो 3 कौन सी हैं, एक ये और एक ये जोड़ने की, मराठी को जोड़ने की बात फिलहाल संस्कृत शास्त्रीय भाषा में नहीं हो रही है। शास्त्रीय भाषा, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा देने का जो दर्जा है वो तब मिलता है जब भैया उसका इतिहास जो है वो 1500 से 2000 ईसा पूर्व का हो, इतना पुराना हो, उसमें रचनाएं की गई हों, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं, है ना। अगर आपको छठी याद आ रही हो तो एक बार बताना, मैंने बताई है, तमिल है, संस्कृत है, मलयालम नहीं है शायद, एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना, एक रह रही है तो गलत बताना, सही नहीं है दोस्तों। अभी कई बार ऐसा होता है कैमरे के सामने भूल जाते हैं, ऑप्शन देखे तो याद आता ही है, लेकिन कैमरे के सामने कई बार भूल जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से सुप्रीम कोर्ट न्यूज चर्चा में जो है, देखो आबकारी का जो पेपर आएगा, अगर अपडेट होकर के आता है तो बिल्कुल ऐसा पेपर दिखेगा तुमको। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट खेल रहा है कहां पर, फ्रंट पिच पर खेल रहा है भाई, फ्रंट फुट पर खेल रहा है एकदम। चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है, या किस प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी किए जाते थे। क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन देख करके मजा आएगा, अपने आप सेट किया है मैंने ये क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया, या किस प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी किए जाते थे। 2017 के बजट में इसको अनाउंस किया था सरकार ने, 2018 से लागू हुए। इस चुनावी बॉन्ड में क्या हो रहा था, इस चुनावी बॉन्ड में राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिल रहा था चुनावी बॉन्ड द्वारा दिया जाता था, और चुनावी बॉन्ड में किसी भी, जिस संस्था ने चंदा दिया है या जिस कंपनी ने, जिस फर्म ने, जिस व्यक्ति ने चंदा दिया है, उसका नाम का उल्लेख नहीं होता था। मतलब अब करोड़ों पॉलिटिकल पार्टी कमाए और उनका नाम किसी का भी उजागर ना हो कि किसने किसको अपना पैसा दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत ठहराया। उन्होंने बोला कि जनता का अधिकार है कि वो जाने क्या कौन उनकी पार्टी को, कौन उनके देश की पार्टी को चंदा दे रहा है। ठीक, तो अब किस संस्था द्वारा जारी किया, सब संस्था इसको जारी नहीं करती थी, कौन सी संस्था, क्या आरबीआई करती थी? तो जितने बच्चों ने आरबीआई आंसर दिया है गलत है। क्या वित्त आयोग करता था? जितने बच्चों ने वित्त आयोग गलत आंसर दिया है गलत है। निर्वाचन आयोग, जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं वो भी गलत हैं। तो बचा कौन? वो बच्चा मुस्कुरा रहा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारी नज़र करंट अफेयर पे भी है। तो प्यारे बच्चों, बस यही सच्चाई है कि आपको पढ़ते रहना है और आपको इसी तरह के स्टैंडर्ड सवाल, नए सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला हो, बहुत प्यारा सवाल अगला, ध्यान से देखना। यहां बोला है आरबीआई। आरबीआई बोले तो वही फादर ऑफ ऑल बैंक, पापा हैं ये सभी बैंकों के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार जो आरबीआई का फॉरेन रिजर्व है, उसके बारे में कौन से कथन या कौन सी, उसमें क्या चीजें शामिल हैं? विदेशी मुद्रा भंडार, आपको पता होगा सरकार ने एक रिपोर्ट डाली है जिसमें उन्होंने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा जरूरी होता है दोस्तों, एक देश की इकोनॉमी को पावर प्रोवाइड करता है। ये मान लो आप, पावरफुल होगी वो इकोनॉमी। क्वेश्चन पर आते हैं, बोला अगर विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल है, कौन से शामिल होते हैं इसकी बात। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां या विदेशी मुद्रा आप इसे कह सकते हो, इसे विदेशी मुद्रा कहो तो ज्यादा ठीक होगा। ये बिल्कुल शामिल होता है। आरक्षित किस्त स्थिति, ये मैं बताऊंगा आपको कि क्या होती है। सोना, गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड को शामिल किया जाता है। और एसडीआर आईएमएफ की करेंसी है। आईएमएफ की एक ऐसी करेंसी है जिसमें 5 अन्य करेंसियां शामिल हैं। पिछली वीडियो में भी एक सवाल था। तो आईएमएफ की ये विदेशी करेंसी है, लेकिन ये वास्तविक करेंसी नहीं है, आभासी मुद्रा मान लीजिए आप इसे, ठीक है। तो इस तरह की ये मुद्रा है एसडीआर। विशेष आहरण अधिकार शामिल होते हैं। अब आरटीपी क्या है, तो देखो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ठीक है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ये भी आईएमएफ पर रखा गया देश का पैसा होता है जो वहां पर रखा जाता है आईएमएफ पर। ये चारों ही चीजें रट्टा मार लो, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में या विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसमें शामिल की जाती हैं। विदेशी मुद्रा शामिल की जाएगी, आरटीपी रिजर्व ट्रेंच पोजीशन शामिल की जाएगी जो भारत सरकार ने कहां रखा होगा, आईएमएफ के पास रखा होगा। रिजर्व ट्रेंच बोला है, कोश है ना, इस तरह से समझो। और एसडीआर भी शामिल है। क्या शामिल है? एसडीआर भी शामिल है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट शामिल है और सोना भी शामिल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी हिसाब से आप आंसर कर लेना। चारों ही इसके
आंसर हो जाएंगे। तो आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? प्यारे साथियों, अगर जीएस का पेपर हो और उसमें गांधी जी को ना याद किया जाए तो फिर बुरा तो लगेगा भाई, है ना। तो गांधी जी को भी हमने याद कर लिया है। जरा ध्यान से देखो, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया। गांधी जी सत्याग्रह पर चलने वाले, अहिंसा पर चलने वाले, लेकिन कहां पर उन्होंने ये भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो देखो, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बच्चा बच्चा जानता है, 1928 में। अहमदाबाद हड़ताल 1918 में, ठीक। रॉलेट एक्ट 1919 की बात। असहयोग आंदोलन 1920 की बात। आपको पता है, जब मैंने ये ईयर बता दिए हैं यहाँ पर, इसे 18 कर लेना। अहमदाबाद हड़ताल, बिल्कुल अहमदाबाद हड़ताल जो मजदूरों के लिए की गई थी, मिल मजदूरों के लिए की गई थी। यहाँ पर मिल मजदूरों के लिए आंदोलन था अहमदाबाद हड़ताल का, और यहीं पर उन्होंने भूख हड़ताल को अपना पहला जो था हथियार बनाया था, पहली बार प्रयोग किया था भूख हड़ताल को। आ रही है बात, मेरी बात आपको समझ में? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भैया आपने बताना है कि चंपारण, गांधी जी चंपारण गए थे, चंपारण गए थे गांधी जी, ठीक है। यहां पर गांधी जी को किसने बुलाया था? गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? किसने बुलाया था गांधी जी को? किसने बुलाया था? यहाँ पर किसने बुलाया था? किसने बोला था कि गांधी जी आइए यहाँ पर कुछ करते हैं? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथी। बोला, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, साथ साथ हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे? मौलिक अधिकार ही लिख दिया है, मौलिक अधिकार कर दो इसको, से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो देखो, आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 का दिन, जब हमने पहली बार कौन सा दिवस मनाया था? पहली बार, है ना, सर्वप्रथम क्या सेलिब्रेट किया था हमने? आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। 26 जनवरी 1930 को भारत ने क्या सेलिब्रेट किया था, क्या मनाया था, कौन सा दिवस मनाया था? बस इसी के बाद भारतीयों ने जिद पकड़ ली थी कि भैया हम अपनी आज़ादी की लड़ाई आगे लड़ेंगे। और पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में एक अधिवेशन हुआ। इसी कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे, और यहीं पर हमने मूल अधिकारों की बात की थी। आ रही है क्या आप लोगों को बात समझ में? यहाँ पर किसकी बात हमने की थी दोस्तों? हमने मूल अधिकारों की बात यहाँ पर की थी, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लेना। और सूरत अधिवेशन आपको पता है, कांग्रेस के विभाजन की बात यहाँ पर की जानी है, ठीक है। आगे आते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि मैं आपको इसके बारे में कुछ भी बताऊं। जरा चैट जीपीटी से पूछ करके चैट जीपीटी की फुल फॉर्म बता दो। जो भी तुम्हें जीपीटी की फुल फॉर्म लग रही हो, इसमें से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरा बताना, और बिना देखे बताना, चीटिंग मत करना। कम से कम अपने आप से तो चीटिंग तुम अब मत करो, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी प्यारा है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या हैं? घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, या तारों का एक समूह। सोलर सिस्टम या सौर मंडल आप सभी पढ़ते हैं, आप सभी ने उसमें काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। सूर्य एक तारा है, आप 8 ग्रहों को जानते हैं, आप जानते हैं कुछ उल्का पिंड है ना, एक मेटोर्स की बेल्ट है जो किस किस के बीच घूमती है। तो आप सभी जानते हैं कि वो जो उल्का पिंड की जो बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में रहती है। इसी तरीके से मैं पल्सर पूछ रहा हूँ कि पल्सर क्या होते हैं? तो दोस्तों, ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जो बहुत ही तेजी से घूम रहे होते हैं, ठीक है। इनमें कभी विस्फोट हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अब ये क्या है? पल्सर, जो घूमते बहुत तेजी से घूमने वाले क्या है? न्यूट्रॉन तारे हैं दोस्तों। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, एक आधा क्वेश्चन इसमें कम हो सकता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन देते बताऊं कि देखो, पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो, और या जीएस के लिए डेली क्विज जो हमारी चलेगी अब, वो चलेगी टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के नाम से। बिल्कुल फ्री है, क्विज फ्री है, पीडीएफ फ्री है, यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री हैं। जितना भी हम आपको मैक्सिमम दे सकते हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जो भी अगर आपको मदद मिलती है हमारे एग्जाम, हमारे चैनल से, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई सजेशन हो तो जरूर देना। मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा इंप्रूव करूं अपनी जीएस की क्लासेस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।